ये रेलवे आपका हुस्न इंतखाब क्यों ठहरी? ये वज़ीर आज़म साहब की, प्राइम मिनिस्टर साहब की हुक्म था, या जो उन्होंने बेहतर समझा कि मैं इस पे काम कर सकता हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला मैं उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरूंगा। मैंने जो आते ही अपना नुक्ता नज़र या अपना मिशन लोगों के सामने रखा है पाकिस्तानी का, वो ये रखा है कि जो पहले तो पंक्चुअलिटी के ऊपर के ट्रेन जो है अपने टाइम पे चले, टाइम पे पहुंचे। उसके अलावा जो है कि सफाई, क्लीननेस। फिर दूसरी बात, जैसे अभी हमारी ऑनलाइन बुकिंग होती है पैसेंजर ट्रेन के अंदर, इसी तरह हम प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं कार्गो ट्रेन को। सिग्नल सिस्टम को हमने जिसकी ठीक वजह से करना है। हादसात होते हैं। हादसात भी होते हैं। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर वसीम साहब कार्गो से कमाते हैं और पैसेंजर में सब्सिडाइज करते हैं। कार्गो रेलवे जो है वो बिल्कुल सिर्फ आप समझे कि 4% उठा रही है पूरे पाकिस्तान का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज हमारे मेहमान हैं वफाकी वज़ीर रेलवे और रावलपिंडी के मशहूर सियासतदान हनीफ अब्बासी साहब। हनीफ अब्बासी साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको रेलवे की मिनिस्ट्री की। ये रेलवे आपका हुस्न इंतखाब क्यों ठहरी? अच्छा, ये देखें, मैंने तो किसी को नहीं कहा कि मुझे रेलवे दें या कुछ और दें। ये वज़ीर आज़म साहब की, प्राइम मिनिस्टर साहब की जो एक हुक्म था, या जो उन्होंने बेहतर समझा कि मैं इस पे काम कर सकता हूँ। क्योंकि आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ मैंने तकरीबन पिछले 15 साल 10 साल एज ए चीफ मिनिस्टर, फिर पीडीएम की गवर्नमेंट में जब मैं स्टीयरिंग कमेटी ऑन डेवलपमेंट सीडीए बना चेयरमैन, तो उस पर भी मैंने उनके साथ काम किया है। तो रेलवे की हालत आपको पता ही है कि मैं नहीं समझता कि किसी कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ। और यानी बहुत सारे इश्यूज़ हैं रेलवे के। तो उस पर उन्होंने ये असाइनमेंट मुझे दी है प्राइम मिनिस्टर साहब की अपनी ख्वाहिश के ऊपर कि ये मैं यहाँ पे डिलीवर कर सकता हूँ। ये लीडर को पता होता है, ये चीफ सेक्रेटरी को पता होता है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला मैं उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरूंगा अल्लाह ताला के फजल से। इसका ताल्लुक ये तो नहीं कि पिंडी में शेख रशीद साहब थे, उनकी भी रेलवे थी? नहीं 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 नहीं, ये तो बड़ी छोटी सी बातें हैं कि जी फलां ने क्या, फलां के अगर मुंह सुर्ख है तो मैं भी थप्पड़ मार के अपना सुर्ख कर लूँ, ऐसी सूरत हाल नहीं है। अच्छा, तो कोई आपका प्लान है फिर इसके हाल से? आपने ब्रीफिंग्स ले ली देखिए ना, होंगी? अभी काफ़ी मैं 10-15 दिन से तो मैं लगा हुआ हूँ। लाहौर भी विजिट किया, हेडक्वार्टर विजिट किया, अभी मैं कैरेज फैक्ट्री से आ रहा हूँ। यहाँ पे मिनिस्ट्री में हमने लिए हैं अभी बहुत सारे वसीम साहब यहाँ पे इश्यूज़ हैं। इश्यूज ये हैं कि सेफ्टी का कोई मेयार ही नहीं है, यहाँ पे सेफ्टी है ही नहीं है, स्कैनर कोई नहीं है, आपने वनरेबल है, आपके जितने जितने आपके स्टेशन हैं वो खुले पड़े हैं, उनमें कोई बंदा भी किसी वक्त भी दाखिल हो सकता है। और इसी तरीके से स्टेशंस की हालत भी इतनी अच्छी नहीं है, ट्रैक की हालत बहुत बुरी है। ट्रैक अपनी मुद्दत पूरी कर चुका हुआ है। लेकिन इसमें साथ साथ बहुत सारी और अच्छी चीज़ें भी हैं, जिसमें हम नई कोचेस इस वक्त चाइना से जो हमें ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से हम कैरेज फैक्ट्री में बना रहे हैं। और स्टेट ऑफ आर्ट 180 की स्पीड की है वो। 180 की स्पीड की है, लेकिन उसके लिए ट्रैक भी 180 की स्पीड किसी ट्रैक पे चलेंगी ना, तो ये भी इश्यूज हैं। लेकिन मैंने जो आते ही अपना नुक्ता नज़र या अपना मिशन लोगों के सामने रखा है पाकिस्तानी का, वो ये रखा है कि जो मौजूदा एग्जिस्ट करता सिस्टम है इसको अपलिफ्ट करना है। यानी कैसे? यानी पहले तो पंक्चुअलिटी के ऊपर के ट्रेन जो है अपने टाइम पे चले, टाइम पे पहुंचे। अच्छा। उसके अलावा जो है कि सफाई, क्लीननेस, इसका म्यार वहाँ खाने का, रेस्टोरेंट्स का। अभी मैंने डीजी जो फूड है पंजाब, उनसे बात की, अभी ये आधा घंटा पहले की बात है। मैंने कहा मेरे जितने स्टेशंस हैं, इनके रेस्टोरेंट्स और इनके जितनी टॉप शॉप्स हैं, इनकी सैम्पलिंग की जाए और बताया जाए कि कौन से जो है वो ठीक काम कर रहे हैं। ये सबसे बेसिक चीज़ है। फिर सिर्फ वॉशरूम्स हैं, बाकी चीज़ें हैं जो स्टेशन के साथ साथ मैंने पंक्चुअलिटी की बात की, क्लीननेस की बात की। फिर दूसरी बात, हमारा जो फ्रेट ट्रेन है, यानी जो कार्गो है, वो हम 0 पे खड़े हैं तकरीबन। और जैसे अभी हमारी ऑनलाइन बुकिंग होती है पैसेंजर ट्रेन के अंदर और प्राइवेटाइज की हुई है मैक्सिमम, इसी तरह हम प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं कार्गो ट्रेन को। अच्छा। और ऑनलाइन बुकिंग करने जा रहे हैं, वरना वहाँ पसंद और नापसंद को देखा जा रहा था। तो अब ऑनलाइन बुकिंग होगी कार्गो की भी। और प्लस हम उसको भी प्राइवेटाइज करना जा रहे हैं, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन में हमने 2023 में 39 अरब रुपया कमाया रेवेन्यू, और फिर 2024 में 47, और अब मेरे आने पे मैंने 55 बिलियन का टारगेट दिया 30 जून तक। अच्छा। तो उसको हमने अचीव करना है। इस तरह नई कोचेस हमारी बन रही है। वैगन हमारे पास नहीं थी। वैगन से मुराद जहाँ पे कार्गो आपका एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वो तकरीबन 800 के करीब वैगन्स बन रही हैं। 230 के करीब हमारी कोचेस हैं। और कोचेस 46 पहुँच गई हुई हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास कोचेस हैं, ये आपके इल्म में होना चाहिए, ये 1970 से 1990 वाली हैं, जर्मन टेक्नोलॉजी है, और तकरीबन अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी है। ये 35 साल इनकी मुद्दत होती है, 35 ईयर्स की।
वो भी पूरी कर चुकी हैं। हमें रिक्वायर्ड तो 1200 के करीब है, लेकिन इस वक्त लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जो ग्रीन लाइन हमारी चल रही है उसी तरीके से हम इंशाल्लाह बाकी भी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने एक टास्क दिया मुझे कि 1 साल के अंदर 2 नई ट्रेनें बना के चलानी। अच्छा, हाँ, ये नहीं कि पुरानियों के नाम तब्दील करके फातिमा उनका जना नाम रख दे, कायदे आज़म की ट्रेन चल रही हो उसका नाम नीचे मैं सुबह वो इनॉग्रेशन कर रहा हूँ, ऐसा कोई शब्दाबाजी वाला कोई काम नहीं, रियलिस्टिक गुफ्तगू कर रहे हैं हम। और मुझे 15 दिन के अंदर अंदर जो पंक्चुअलिटी के हवाले से, क्लीननेस के हवाले से अच्छी खबरें आना शुरू हो गई। अच्छी खबरें आना शुरू हो गई। अच्छा, ये जो ट्रेन्स हैं, एक आम पैसेंजर ये नहीं जाके, जिस तरह आपने सारी पूरी बातें बताई हैं, ये टेक्निकल बातें भी हैं, तो आम बंदे को क्या डिफरेंस फील होगा, जो मुसाफिर होगा उसको ट्रैफिक? देखिए ना, मुसाफिर को तो दो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि उसने 3 बजे अगर उसकी ट्रेन ने चलना है तो वो 3 बजे चल जाए ताकि उसका टाइम बच जाए और टाइम पे वो लाहौर पहुंच जाए, कराची पहुंच जाए। जो हमारा रोडी से लेके कराची तक का ट्रैक है वो तो बहुत बुरी हालत है उसकी, वहाँ पे तो ट्रेन की स्पीड ही नहीं चल सकती। लेकिन हम उस वक्त कामयाब, इस वक्त मैंने आपको बताया ना कि ट्रेन में जब वो जाएगा इसको सफाई मिलेगी, उसको साफ़ सुथरा खाना मिलेगा, मतलब इब्ज़ान सेहत के मुताबिक मिलेगा। फिर तीसरी बात यह है कि एटीट्यूड बिल्कुल चेंज होगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, वेटिंग एरियाज अपलिफ्ट हो जाएंगे, इसके लिए टाइम लगेगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि बेसिक चीज़ ये है कि 3 बजे का टाइम चलने का, 3 बजे चल जाए। और जैसे हम यूके में जाते हैं तो फ्रांस जा रहे होते हैं तो स्टेशन पे उतरते हैं तो पूरे 2 बजे अराइवल है, 2 बजे का क्लॉक आपने देखा होगा, आपने दुनिया देखी है। तो वो उस तरीके से इंशाल्लाह ताला इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, तो इसमें बजट आपको बहुत चाहिए होगा, जिस तरह के आप प्लान्स हैं आपके, तो उसमें तो काफ़ी सारी नई चीज़ें लगनी है। इसके बजट का कोई? इसमें वसीम भाई हमने ना एक बोर्ड्स काफ़ी सारे बन गए हैं, जैसे रेडेमको, इसका मतलब ये है कि रेलवे एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी। ओके, ये हमारी जो प्राइम जगह हैं, लाहौर, कराची, सक्खर, रावलपिंडी, ये हमने कोई इवन पेशावर, ये 16 के करीब निकाली हैं। जो उस बोर्ड को दे दिए हैं उसकी वैल्यूएशन कर रहे हैं वो। ओके, और हम ये चाहते हैं कि जैसे अब ML1 बड़े अरसे से हम सुन रहे थे, 2, 3, 4, 5, अब उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। अच्छा, वो होती भी तो उसका वो आप लोन लेते हैं। मेरी कोशिश ये है कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत हमारे साथ कोई आ जाए, हमारा ट्रैक अपलिफ्ट कर दे, कुछ पैसे हम डालें, कुछ वो डालें। इसी तरीके से आप देखेंगे जब एयरपोर्ट्स हैं, इसमें सिर्फ PIA तो लैंड नहीं करती ना, इसमें तमाम एयरलाइंस जो है वो लैंड करती हैं। तो हमारा ट्रैक क्यों ना कोई इस्तेमाल करें, अच्छा, वो ट्रैक भी इस्तेमाल कर लें, हमारा आके ट्रेनें चलाएं, हमें पैसे दे दें, हमारा रेवेन्यू इकट्ठा हो जाएगा। जबरदस्त। ये और ये प्रॉपर्टीज जो हैं ये प्राइम प्रॉपर्टीज हैं और ये हम बेच सकते नहीं, ये भी आपको बता दूं। अच्छा, बेचना नहीं है ना? बेच नहीं सकते हम JV कर सकते हैं, जॉइंट वेंचर कर सकते हैं, लीज पे दे सकते हैं, 33+33 यानी 66 ईयर्स की लीज पे। तो ये 16 हमने निकाली हैं। और एक जो हमारी वहाँ पे ज़ियाउद्दीन रोड के ऊपर कराची में है, उसका कुछ 150 बिलियन के करीब हमारा आ रहा है, या 150 बिलियन हम उससे ले सकते हैं, जेवी करके भी। JV करके भी। तो कहने से मुराद की ये है कि हम काफ़ी, और इसका टारगेट हमने दिया है 30 जून तक वैल्यूएशन का, फाइनेंशियल वैल्यू। फिर रोड शोज करने जा रहे हैं। इसी तरह हमारे स्कूल हैं 14, 8 हमारे हॉस्पिटल्स हैं, इनको हम अपलिफ्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, इनको अपलिफ्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारे रेलवे के एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले। जबरदस्त। और फिर उसके बाद जो हॉस्पिटल्स हों वो ऐसे हॉस्पिटल्स हों कि जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर उसमें आ जाए, हमारे रेलवे वाले लोगों को जैसे उनको अपना फ्री मेडिसिन स्पेशल प्रायोरिटी मिल जाए और बाकियों से वो पैसे लें और उसको अपलिफ्ट कर दें उन हॉस्पिटल्स को। वो सारे हॉस्पिटल्स अब मतलब प्राइम जगह के ऊपर मौजूद है। तो बहुत सारा काम करने वाला है, स्टेशन को अपलिफ्ट करने वाला है और ट्रैक्स ठीक होने वाले। सिग्नल सिस्टम हमारा ख़त्म है, सिग्नल सिस्टम को हमने ठीक करना है, हादसा भी होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को करने के बावजूद अभी जो मैं ग्रीन लाइन पर लाहौर गया, आप यकीन माने मुझे वही मंजर नज़र आया जो यूके और फ्रांस के दरमियान ट्रेन वाला। जब मैं यूके पहुंचता हूँ स्टेशन पे 2 बजे पहुंचना था, 2 बजे क्लॉक पे 2 बजे हुए थे। इसी तरह जब लाहौर 3:40 पे पहुंचना था, 3:40 बजे हुए थे। लेकिन वो प्राइवेटाइज है ना ग्रीन लाइन, जी। तो अगर वो मैक्सिमम हम प्राइवेटाइज ही चल रही हैं। अच्छा। और कोशिश करेंगे बाकी भी प्राइवेटाइज करते हैं। अच्छा, उनको। हाँ। अच्छा, अभी जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट हुआ तो सिक्योरिटी के लिए आप क्या कर रहे हैं कि ये जो ट्रेन मेरा है परसों का प्रोग्राम है कोयटा जाने का जी। अच्छा, और उसके अंदर हम जो हमारी सिक्योरिटी के एजेंसीज हैं उनके साथ मिलकर हम प्लान बनाएंगे, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान का। लेकिन CCTV कैमरास, ड्रोन्स के साथ अपनी ट्रेन को ट्रैक करना। वैसे तो ट्रैकिंग सिस्टम है हमारा, आप चले जाए इस वक्त ट्रैकिंग सिस्टम है, आपको पता चल जाएगा इस वक्त फ्लान ट्रेन जैसे जहाज़ की आपको पता चलता है कि इस वक्त कहाँ से गुजर रहा है। इसी तरह हमारे, हाँ जी, इसी तरह ट्रेन की ट्रैकिंग मौजूद है
ठीक है। इसी तरह हमारी ऑनलाइन बुकिंग भी मौजूद है पैसेंजर के ऊपर, तो वो मैंने जैसे पहले कहा कि कार्गो के ऊपर भी हो जाएगी। सेफ्टी के हवाले से जो मेजर्स हम लेना चाहते हैं, आईजी हमें जो रेलवे मिले हैं, मैं बार बार तारीफ करता हूँ, अल्लाह ताला उनको वैसे ही रखें। ये वही हैं जिन्होंने इनका राय ताहिर नाम है, ये आपको याद होगा सीटीडी पंजाब को उन्होंने बनाया था, अच्छा। नेक्टा को बनाया, और इस तरह नेक्टा नेक्टा भी उन्होंने, तो उनके जिम्मे ये काम लगाया कि आप हमारे जो स्केल थे वो पंजाब पुलिस से कम थे, कांस्टेबल के, हेड कांस्टेबल ऐसे कि वो मैंने बराबर कर दिए हैं। अच्छा और इसके अलावा हम उनको स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं। स्कैनर कोई नहीं, हमारे किसी जगह स्कैनर नहीं है। अच्छा, ये तो वो स्कैनर्स लेने जा रहे हैं। फिर मेटल डिटेक्टर जो हैं वो हम लेने जा रहे हैं। हर चीज़ मतलब कि जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी वो एक पूरे का पूरा ब्रीफ बना रहे हैं, वो वज़ीर आज़म साहब को हम पेश करेंगे। अच्छा, रेलवे का जो स्टाफ है अंडर स्टाफ है कहा जाता है कि रेलवे में, लेकिन एमपी स्केल पे भर्तियां हो रही हैं। इसके हवाले से कुछ ऐसा है कि जो प्रोफेशनल और टेक्निकल स्टाफ है जो वाकई रेलवे को आगे लेके जाएगा वो ज़्यादा हो, और एमपी स्केल पे जो भर्तियां हैं उसमें वो तो हमने बंद की हुई है। मैंने आते इस पर पाबंदी लगा दी थी। और जो अभी मैं गैरेज फैक्ट्री को देख के आया हूँ, आप यकीन माने, जो वेल्डर्स मेरा वहाँ पे मैंने देखा है, जो इंजीनियर देखा है, जो मैकेनिकल इंजीनियर देखा है, मैं तो बड़ा मैं समझता हूँ वो हमारा एसेट है। अच्छा। और कई मुझे तो उन्होंने बताया कि ये यहाँ से हम बांग्लादेश और सेनेगाल को हमने एक्सपोर्ट भी किए हैं कोई चीज़ किसी दौर में। अच्छा, अंदाज़ा लगाएं आप, ये वाला है। अच्छा, जो रेलवे है, रेलवे को आम आदमी के साथ जिस तरह इंडिया का रेलवे है, आप देखें इंडिया का रेलवे एक्सपेंड हो रहा है, हमारी रेलवे इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, ये 3 स्टेशन की तरफ ही मेन। लेकिन अभी ना 2-3 ट्रेन जो बंद थी, जैसे अभी मूसा पाक थी जो डेरा गाजी खान तक जाती थी, अब मुल्तान तक जाती है। मैं ईद के बाद ना तकरीबन 15 तारीख को मैं ओपनिंग कर रहा हूँ, डेरा गाजी खान तक जाएगी। ओके। इसी तरह जो खुशहाल खान खटक थी पेशावर से कोयटा वाली, वो बंद पड़ी थी, उसको मैं 25 अप्रैल को चलाने जा रहा हूँ। जबरदस्त। वो भी हम रिस्टोर कर रहे हैं। इस तरह इंटरसिटी जो इंटरसिटीज जहाँ बंद थी, जहाँ अपना फिजिबल होंगी, वहाँ हम चलाने जा रहे हैं दोबारा से उसको बेहतर करने जा रहे हैं। अच्छा, जो गवर्नमेंट का नया एक्ट आया है जिसमें स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज के हवाले से है कि उनके बोर्ड्स होने चाहिए प्रोफेशनल, इस पे भी रेलवे में भी प्रोफेशनल बोर्ड्स की तरफ बन गए हैं। जैसे रेल कॉप है उसमें प्रोफेशनल बोर्ड बन गया, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है हमारी, जो हमारी रेडेमको है उसमें बन गया है। फिर एक और है हमारी फ्रेट के वाले से, उसमें बन गया है। और जो रेलवे बोर्ड ऑलरेडी मौजूद है, इसमें प्राइवेट मेंबर्स इस वक्त नहीं है, उनको दोबारा इंडक्ट कर रहे हैं, ऐड करेंगे ताकि प्रोफेशनल हो। और पाकिस्तान में जो सियाहत का पोटेंशियल है, पाकिस्तान में जो ये जो कार्गो का पोटेंशियल है, इसको पूरा टैप मेरी प्रायोरिटी जो है ना, देखिए पूरी दुनिया के अंदर वसीम साहब कार्गो से कमाते हैं और पैसेंजर में सब्सिडाइज करते हैं पूरी दुनिया में। हमारी पाकिस्तान में अंदर कार्गो रेलवे जो है वो बिल्कुल सिर्फ आप समझे कि 4% उठा रही है पूरे पाकिस्तान का। तो जो इस वक्त हम उसके लिए इकदाम कर रहे हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने तमाम अपने डीएस को कहा है, क्योंकि जब हम मीटिंग्स ले रहे थे प्राइम मिनिस्टर के साथ, फेडरेशन की, चैम्बर्स की, तो उनमें से आ रहा था कि जी हमारा तो एक कंटेनर पेशावर 7 लाख का पहुँचता है, तो प्राइवेट सेक्टर से, यानी उससे ये जो हमारे होती हैं बड़ी ट्रॉले से, तो अगर ट्रेन से आए तो हमें आधो फर्क पड़ जाएगा। तो फिर उसके ऊपर मैंने डीएस को तमाम को कहा है कि आप जो लोकल आपके चैम्बर्स हैं उनसे जाके मिलें और उनसे पूछे और मुझे ब्रेकअप दें कि लाहौर कितने दिन में माल पहुंचेगा, कराची फैसलाबाद कितने दिनों में पहुंचेगा और पेशावर कितने दिन, वो ब्रेकअप मेरे पास है। हमारी इंडस्ट्री जो है वो उसको यूटिलाइज करें करें और फ्रेट को, और हम रेवेन्यू कमाएं फ्रेट के अंदर। और ये टारगेट भी मैंने दे दिया हुआ है, उसके ऊपर भी मैं 2-4 दिनों में फीडबैक ले लूँगा जी। ओके। अच्छा, अब कुछ थोड़ी सी सियासत की भी बात कर लें। नवाज शरीफ साहब काफ़ी अरसे से मंजर आम पे इस तरह नहीं है, जैसे पाकिस्तान में कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जो कौमी नौइयत के इशूज़ हैं उस पर नहीं बात करे, तो क्या उसकी वजह हो सकती है? अच्छा वसीम साहब, इसमें कोई वजह नहीं। देखें ना, नवाज शरीफ साहब ने अभी तमाम पंजाब के एमपी से मुलाकात की है। उससे पहले जब इलेक्शन से पहले, अगर आप याद होगा, एक कैंडिडेट को उन्होंने सुना, अगर कोई नहीं भी था, किसी ने बस आके अपना चेहरा दिखाया, तो उसको भी सुना है कि आप मतलब टिकट लेने के वाले से पूरा बोर्ड, हर बोर्ड की मीटिंग में नवाज शरीफ साहब मौजूद थे। इलेक्शन के बाद जो मरियम नवाज साहबा वो चीफ मिनिस्टर बन गई और प्राइम मिनिस्टर बन गए शहबाज शरीफ साहब। अब जो बात आपने सलामती कौंसिल की जिसमें मैं भी मौजूद था, आपको याद है कि कोई रमज़ान ऐसा नहीं जिसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब मक्का और या मदीना ना पहुँचे हो, मदीना शरीफ इसमें नहीं गए। उनकी तबीयत का इशू है। अब तबीयत तो ख़राब होना, ठीक होना, को पूछ के तो नहीं आती ना।
तो इसलिए ये कोई ऐसा इशू नहीं है, वो बिल्कुल भरपूर हिस्सा पाकिस्तान उनके लिए उतना ही अहमियत रखता है जितना पहले अहमियत रखता था। अच्छा, और हुकूमत को आप समझते हैं कोई खतरा है इमीडिएटली कि 5 साल पूरे अच्छा, कर ये सकती है? अभी मैं अल्लाह ताला के जो काम है उनका तो मैं नहीं वो प्रिडिक्ट कर सकता कि वो क्या होंगे, लेकिन जो दुनियावी हकायक हैं, जो कंपैरिजन बनता है 2024 का और 2025 का, वो बड़ा वाज़ेह है। यानी 2024 के अंदर हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट था 22% था, जो 12 पे आ गया, और नेक्स्ट 2 मंथ में हमें तो इसी सिंगल डिजिट में लाएंगे। पता था कि सिंगल डिजिट पे आ जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट 2 मंथ में वो सिंगल डिजिट पे आ जाएगा। रिजर्व्स हमारे 3 अरब 80 करोड़ डॉलर से बढ़ के 16 अरब डॉलर पे चले गए। हमारे तरसीलात ज़र जिसे रेमिटेंसेस कहते हैं, वो हमारी थी कोई 3 अरब डॉलर के करीब, आज वो 17 अरब डॉलर पे चली गई और 35 अरब डॉलर का हमारा उसका टारगेट है। इन्फ्लेशन जो था 38% से 1.5 पे आ गया। अच्छा, इसके असरात कैसे होते हैं, कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे, वो ज़रा अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये फैक्ट्स एंड फिगर मेरे नहीं हैं, ये हुकूमत पाकिस्तान के नहीं हैं, ये उन इंस्टीट्यूशंस के हैं जो दुनिया में इकॉनमी को मॉनिटर करते हैं, ये उनके वो हैं। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपको पता है, मैं ये नहीं कहता कि दूध की नहरें बह गई, अभी चीज़ें मैच्योर होना है, लेकिन शायद टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट भी और आईटी की एक्सपोर्ट भी पिछले 5 सालों से ज़्यादा हुई है। ठीक है जी, बड़ी है। इसी तरीके से ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी पाकिस्तान में आई है और मज़ीद अरबों डॉलर मैच्योर होने वाले हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट से याद आया कि जो ML1 है इस या जो CPEC है, वो तो तकरीबन उसको अब ना ही समझा जाए। नहीं, CPEC तो शहबाज शरीफ साहब के वहाँ जाने के बाद रिस्टोर हुआ, जो पिछली हुकूमत ने इसका बेड़ा गर्क कर दिया, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। मैं इसकी एक मिसाल आपको देता हूँ कि 2017 में हमने कोचेज़ का ऑर्डर दिया था, ये CPEC से हट के बात कर रहा हूँ। तो जो 2018 में आने वाली हुकूमत थी उसने उसको पसे पुश्त फेंक दिया, और 21 अरब रुपए का प्रोजेक्ट कितने में चला गया, उसकी कास्ट बढ़ गई तो कितने पे चला गया, डॉलर की कीमत बढ़ गई तो 53 बिलियन में, 21 अरब वाला 53 अरब में बन। ये अब ये तो उनसे पूछना चाहिए ना, जो 4 साल गुजार के गए हैं। CPEC को बड़ी मुश्किल से आपको पता है कि रिस्टोर करवाया गया है, और जो हमारे CPEC इंडस्ट्रियल जोन के बगैर CPEC नहीं रहता बचा। जाहिर है, हाँ, 9 इंडस्ट्रियल जोन बनने थे, वो रिस्टोर हो गए सर। जहाँ तक ML1 का ताल्लुक है, वो अभी चीज़ें पाइपलाइन में है, उनके ऊपर हम कुछ कह नहीं सकते इसके ऊपर। और मेरी ख्वाहिश होगी कि ये भी पहले चलती रहे ML1 वाली चीज़ें भी, लेकिन हम प्राइवेट सेक्टर से भी पाकिस्तान से लोगों को लेके ML1 बना जाए। अच्छा, कोई UAE की गवर्नमेंट के साथ भी ये MOU साइन हुआ है, इथाद वालों के साथ साइन हुआ है। अब वो कहाँ पहुँचता है, कब मेच्योरिटी होती है, वो लेकिन MOU का क्या है उसके खासा उसका खासा यही है कि ML1 वो इन्वेस्टमेंट मोड में आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे, और फिर उसके आगे फिर मजीद अभी चीज़ें जो है वो तय होंगी। अच्छा अच्छा, आप के जो सियासी राइवल हैं शेख रशीद, हमेशा से आपकी उनके साथ होती थी, अब आप उनका क्या मुस्तकबिल देखते हैं? क्योंकि मैं तो किसी के मुस्तकबिल को प्रिडिक्ट करता ही नहीं, लेकिन मुकाफाती अमल है। जब आप किसी पे झूठे कत्ल के मुकदमात करवाएंगे, किसी पे मनशियात के मुकदमात करवाएंगे, दहशतगर्दी के मुकदमात करवाएंगे, तो फिर आपको ला महल्ला फिर अल्लाह ताला ने दुनिया में चीज़ें दिखानी होती हैं। और मैं उनके लिए मतलब कि नेक ख्वाहिशात रखता हूँ, और मुझे कोई उनसे खार नहीं है किसी किस्म की, ना मैंने कभी उनके लिए बद्दुआ, उन्होंने मेरे लिए बड़ी बद्दुआएं की, ठीक है, और लेकिन मैंने कभी उनके लिए बद्दुआ नहीं की। अभी राब्ता कोई होता है? तो नहीं, मेरा राब्ता तो कभी भी नहीं रहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का मेरे पे फजल और करम रहा है कि राब्ता नहीं रहा। लेकिन आजकल सुना है कि वो तंदूर पे रोटियां लगाते हैं या चाय बनाते हैं, तो ये उनका अपना एक घुड़सवारी करते हैं, घुड़सवारी भी करते हैं। अच्छा, एक आखिरी पर्सनल क्वेश्चन है कि आपके ऊपर केस बना था फेडरीन का, और बड़ा खतरनाक केस बना था। उस वक्त कभी आपने सोचा था कि एक दफ़ा फिर आपको वजारत मिलेगी, वफाकी वजीर बनेंगे और कैरियर की ट्रेजेक्ट्री में इस तरह ग्रोथ होगी आपकी? और वसीम भाई, मैं सीधी बात करूं, ये काम सब फैसले नीली छतरी वाला करता है, लेकिन मुझे कभी भी मायूसी नहीं हुई थी अपने फ्यूचर से, मुस्तकबिल से। मैं जब जेल में था, मेरा इनर सेटिस्फाई था, मुझे पता था मैंने किया कुछ नहीं है, तो जब भी अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो फिर मैं इस मुल्क की खिदमत करूँगा। आपने देखा होगा 25 साल कैद मुझे उस वक्त दी गई जब मैंने रावलपिंडी को तब्दील करके रख दिया। यानी रावलपिंडी के हॉस्पिटल्स बना दिए, पुराने हॉस्पिटल ठीक कर दिए, मेट्रो बना दी, सफाई का निज़ाम ले आया, पार्क एंड हॉर्टिकल्चर, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, खेल के मैदान, स्कूल, कॉलेजेस अपलिफ्ट कर दिए। नतीजे में मुझे क्या मिली? उम्र कैद। तो मुझे तो घर बैठ देना चाहिए था, लेकिन उसके बाद फिर मैं तगड़ा हुआ और आके मैंने क्या किया, पूरा आपका इस्लामाबाद बना के दिया। 16 महीनों में PDM की जब गवर्नमेंट थी तो मैं CDA की स्टीयरिंग कमेटी ऑन डेवलपमेंट का चेयरमैन था।
प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे लगाया था, शहबाज साहब ने। उसमें ये जो आप ग्रीन बसेस देख रही हैं, ये आपके भाई की इनोवेशन है। अच्छा, ठीक है, जिसका कलर को चूज़ करना, इसके साइज़ को, इसकी एलसी खुलवाना, ये 160 बसेस हैं जो इस वक्त आप सड़कों पे देख रहे हैं। ये जो रावल डैम वाला है आपका जो ब्रिज है, ये आपके भाई चेयरमैन था। और बाराको वाला किस तरह लोगों को आसानी होगी, इसका मैं चेयरमैन था। 7th एवेन्यू वाला, इसका मैं चेयरमैन था। आईजेपी रोड का मैं चेयरमैन था। न्यू मार्गला रोड का मैं चेयरमैन था। मकसद बात करने का ये है कि फिर काम किया और आज फिर इतनी बड़ी असाइनमेंट, ये दूसरा पाकिस्तान है रेलवे जो है, और इसको ठीक करना, इसको आगे लेके चलना, अपने लोगों के लिए सवारी का बंदोबस्त करना, मैं समझता हूँ ये मेरी प्रायोरिटी में शामिल है। और ये अल्लाह ताला के यहाँ मुझे उम्मीद थी कि अल्लाह ताला मुझे जिस आजमाइश से निकाल रहा है, उस आजमाइश के बाद एक और इनाम के तौर के ऊपर मैं इसको भी आजमाइश ही कहूँगा। ये कोई प्राइज़ आपको ये नहीं कि आपको कैश प्राइज़ मिल गया, बल्कि जिम्मेदारी मजीद मिल गई। उस जिम्मेदारी को निभाने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया जी।